ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं भारत और अमेरिकी संबंध, ट्रंप और टैरिफ। मित्रों, एक कहावत है, सूप तो सूप छलनी बोल रही है। अभी तक तो अमेरिका और अमेरिका के लोग बोला करते थे टैरिफ के बारे में। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की ने भी टैरिफ का समर्थन किया। मित्रों, जेलेंस्की को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1991 के पहले, 1990 के पहले यूक्रेन जो है रूस का, यूएसएसआर का एक राज्य हुआ करता था। और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये कुछ अलग अलग देश, स्वतंत्र देश के रूप में उभरे हैं और इनका अस्तित्व स्वतंत्र देश के रूप में आया। ये बहुत पुराना इनका इतिहास नहीं है, तो इनको तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए। यूक्रेन में जब पहली बार रूस का आक्रमण हुआ था तो यूक्रेन को यह भी देखना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान सदैव से रहा है। भारत के विद्यार्थी जो है उनके कॉलेजेस में बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। और रूस ने जब आक्रमण किया तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसके झंडे के नीचे सारे देश के लोग, जो दूसरे देश के यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा लेके युद्ध क्षेत्र से बाहर निकले थे। सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले थे और भारत ने सभी को सुरक्षित पहुंचाया था। हम अपने देश के नागरिकों को भी सुरक्षित लाए थे। तो ये भारत और यूक्रेन और रूस के संबंधों का ही परिणाम था। यूक्रेन को यह भी नहीं बोलना चाहिए कि सबसे पहले यदि किसी ने कंडेम किया है, शांति की बात की है, तो भारत ने। और आज भी भारत हर मंच से, ब्रिक्स से, एससीओ मंच से, सभी जगह जहां भी उसे मौका मिलता है वो सदैव से शांति की बात करता है। रूस से हमेशा युद्ध समाप्त करने की, शांति स्थापित करने की अपील करता है और यह एक बहुत बड़ा सत्य है। हम कभी युद्ध का समर्थन नहीं करते। मित्रों, कुछ बातें जो अभी आ रही हैं, मित्रों, पीटर नवेरो ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए। उनके कुछ स्टेटमेंट इस तरह के हैं कि उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद के भारत के ब्राह्मण बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो मित्रों, जब इस बात का हमने देखा तो यह पाया कि भारत का कोई भी ब्राह्मण तेल का धंधा नहीं करता। अंबानी, मुकेश अंबानी जो है रूस से तेल खरीदते हैं और वो ब्राह्मण नहीं है। कोई भी रिफाइनरी जो है ब्राह्मण की नहीं है। ये स्पष्ट है कि ब्राह्मणों को रूस से किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत के पैसे से रूस युद्ध लड़ रहा है और जो भारत रूस से पैसा, रूस से तेल खरीदता है, उससे वो उसकी इकोनॉमी सुदृढ़ हुई है। तो यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय देश बहुत बड़ी मात्रा में उससे व्यापार करते हैं। चीन कई गुना भारत से ज़्यादा तेल खरीदता है। अमेरिका स्वयं जब से ट्रंप शासन में आए हैं तब से उनका 20% व्यापार उनका बढ़ गया है। तो यह सारी बातें बहुत ही बचकानी हैं। एक और स्टेटमेंट उनका आया कि भारत का जो व्यापार है, भारत के व्यापार में उनको लाभ नहीं है और घाटे का व्यापार है। तो मित्रों, इसमें कुछ मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो व्यापार है, सारे व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार लाभ के नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ व्यापार में लाभ और घाटा एक आम बात है कि हर देश से व्यापार में लाभ अर्थात आयात
निर्यात ज़्यादा हो आयात कम हो, ऐसा संभव नहीं है। देखिए कुछ देश हैं और उनके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो देश हैं, दो चीन ने 2024 में 271 अरब डॉलर का घाटा चीन के व्यापार से अमेरिका को हुआ था। 2023 में यह घाटा 279 अरब डॉलर हुआ था। मैक्सिको 157 2024 में, 2023 में 152 अरब डॉलर। वियतनाम 113 अरब डॉलर और 104 अरब डॉलर 2023 में। आयरलैंड 2024 में 81 अरब डॉलर, 2023 में 65 अरब डॉलर। जर्मनी 76 अरब डॉलर 2024, 2023 में 65 83 अरब डॉलर। ताइवान 67 अरब डॉलर 2024, 48 अरब डॉलर 2023। जापान 63 अरब डॉलर 2024, 2023 71 अरब डॉलर। दक्षिण कोरिया 60 अरब डॉलर 2024, 2023 में 51 अरब डॉलर। कनाडा 55 अरब डॉलर 2024 और 2023 67 अरब डॉलर। थाईलैंड 42 अरब डॉलर 2024, 2023 40 अरब डॉलर। भारत से व्यापार में घाटा 42 अरब डॉलर और 2023 में 43 अरब डॉलर। तो ये घाटे का तात्पर्य ये है कि निर्यात अमेरिका का भारत के लिए कम है और भारत ज़्यादा निर्यात करके उससे पैसा कमाता है। तो मित्रों, ये एक साधारण व्यापार में एक साधारण बात है कि कुछ सामान हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ कम इंपोर्ट करते हैं, तो ये सामान्य बात है। और चीन से आप देख लें 271 अरब डॉलर का घाटा 2024 में हुआ था। अमेरिका इस मामले में बिल्कुल मौन रहता है और कभी इस बात की बात नहीं करता। पीटर नेवेरो तरह तरह की बात करते हैं। एक बात हमेशा बहुत जोर दे के कहते हैं कि भारत रूस से तेल आयात करता है और तेल में क्या ऐसी बात है, मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। तो मित्रों, रूस में एक सकलेन आइलैंड है, जो सकलेन आइलैंड से में काफ़ी मात्रा में तेल के कुएं हैं। और जब 2001 में जो 2000 सकलेन आइलैंड से भारत लगभग 20% उसके उत्पादन का, जो 2,20,000 बैरल रोज का उत्पादन था, उसका 20% भारत उत्पादित करता था। भारत की ओएनजीसी कंपनी ने जाके वहाँ पर काम किया और एक्सॉन मोबिल नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका 30% हिस्सा रूस में था। यही तो, और फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो अमेरिका की एक्सेल मोबिल कंपनी जो है वो व्यापार छोड़कर वापस आ गई और उसने उस व्यापार को वहाँ से बंद कर दिया। अमेरिका का ये सोचना था कि ये जो 30% हम उत्पादित कर रहे हैं ऑयल, वह कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। परंतु एक ही वर्ष में भारत की ओएनजीसी कंपनी ने उस 30% को अपने हाथ में लिया और उत्पादन जो है एक वर्ष के अंदर 2,20,000 बैरल प्रतिदिन से अधिक करने में सक्षम हो गया। यही जो 30% का व्यापार जो अमेरिका करता था, 30% का उत्खनन, मतलब 30% जो तेल अमेरिका निकालता था, उसी को लेकर के विवाद। तो अभी अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप मिले थे तो एक ही बात उन्होंने कही थी कि जो
सकलेन प्रोजेक्ट है, सकलेन आइलैंड का जो सकलेन प्रोजेक्ट है फेज़ 1 और फेज़ 2, उसका जो 30% आपने अमेरिका ने, रूस ने भारत को दिया है, वह अमेरिका को वापस दे दे। मगर पुतिन ने यह कहा कि देखिए, मैं आपने ये प्रोजेक्ट छोड़ा था, मैंने आपको छोड़ने से नहीं कहा था। वैसी स्थिति में हमारा प्रोडक्शन एकदम से कम हो गया था। भारत की ओएनजीसी ने काफ़ी संघर्ष करके इस उत्पादन को 2,20,000 बैरल रोज के लक्ष्य पर पुनः पहुंचाया है। तो हम इसको पुनः उनसे वापस नहीं ले सकते हैं। आप कोई दूसरी जगह हमसे तेल के या दूसरे यूरेनियम के आयात कर लें, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, जब से ट्रंप शासन में आए हैं तो रूस से 20% व्यापार उनका बढ़ गया है। तो ये सारी बातें एक भ्रम फैलाने की मात्र हैं। भारत को एक तरह से दबाने की का प्रयास है कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका से तेल खरीद के जो भी उनके रेट हैं उस रेट पे उनसे तेल खरीदे, और जो हम निर्यात कर रहे हैं उसको बंद करे, ताकि हमारी जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाए। मित्रों, एक बहुत बड़ा कारण भी है इसके पीछे कि जो भारत नेतृत्व कर रहा है, भारत जो व्यापार कर रहा है वो डॉलर में न करके अपनी करेंसी में, जैसे हम रूस से व्यापार करते हैं तो हम रुपये में भुगतान करते हैं और रूस हमें रूबल में भुगतान करता है। तो एक दूसरे की जो करेंसी है वो हम ले रहे हैं और एक दूसरे की करेंसी में हम व्यापार कर रहे हैं। अभी 126 मतलब 126 सॉरी 26 देश भारत के साथ खड़े हुए हैं जो एक दूसरे की उसमें व्यापार करने तैयार हैं। ब्रिक्स में अभी बैठक हुई थी, तो ब्रिक्स में भी उन्होंने यह कहा था कि हम अपनी अलग करेंसी बनाएंगे और अलग करेंसी बनाने के प्रयास हो रहे हैं। सबसे बड़ी मिर्ची यही लगती है कि यदि डॉलर के समानांतर कोई दूसरी करेंसी विकसित हो जाती है तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और यही एकमात्र कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, एकमात्र तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका हमेशा इस बात का दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदें, तेल तो एक बहाना मात्र है। और दूसरी एक बात और जो है उस स्तर पे आ रही है कि भारत भी जो नोबल पुरस्कार है उसके नोबल पुरस्कार का दावेदार भारत भी है। और यूरोपीय देश के लोग इस बात को मानते हैं कि भारत को नोबल पुरस्कार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को नोबल शांति का नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रंप को नहीं। ट्रंप ने, अभी आपने देखा होगा, उनका जो रक्षा विभाग है उसका नाम बदल के युद्ध विभाग कर दिया। ट्रंप शांति स्थापित करना नहीं चाहते। ट्रंप ने यूक्रेन को बहुत बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध करा रहे हैं और उनका जो हथियार का व्यापार है वो कई गुना बढ़ गया है। पाकिस्तान को भी लोन दिया था और जो विश्व बैंक ने लोन दिया था, तत्काल अमेरिका ने, आपने देखा होगा कि जो उनके फील्ड मार्शल हैं मुनीर को अमेरिका बुलाया और उनसे कहा कि आप जो है, जो हम पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आप हमसे हथियार खरीदें। तो ये एक व्यापार का उनकी रणनीति है और उस रणनीति में वो सक्षम नहीं है। अमेरिकी में भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन से निकलने वाले काफ़ी अखबारों में भी उनको कहा जा रहा है। मैं कुछ एक अपने यहाँ जो गाना है उसपे उसमें बात करता हूँ। नायक नहीं खलनायक है तू, नायक नहीं खलनायक है तू, टैरिफ बड़ा दुखदायक है, भारत से व्यापार की तुझको क्या कदर, भारत से व्यापार की तुझको क्या कदर,
भारत से व्यापार के कहाँ लायक है तू, नालायक है तू, लायक नायक नहीं ना खल नायक है तू, नायक नहीं खल नायक है तू। और पूरे परिदृश्य में, विश्व के पूरे परिदृश्य में मित्रों, कनाडा का के जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे थे तो ट्रंप ने बड़ा दम भरते हुए कहा था, आप हमारे 51वां प्रदेश हैं। जेलेंस्की यूरोपीय संघ किस तरह से जलील करते हैं, उनको किस तरह से ट्रंप ने जलील किया, यह आपसे किसी से छिपा नहीं है। मगर हम जो है, भारत एक स्वाभिमानी देश है। हम अम, अपनी इकोनॉमी संभालना जानते हैं। हम एक संप्रभु देश हैं। हम अपने निर्णय स्वयं लेना जानते हैं और हम अपने स्वयं निर्णय लेंगे। अमेरिका को यही रास नहीं आ रहा है कि आप खुद निर्णय कैसे ले रहे हैं और उनको उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। ट्रंप के इशारे पे आप काम व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कई तरह से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश विदेशी शक्तियों की है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। फिर अभी एटम बम गिरा था, तो एटम बम जो है फुस हो गया। सदन में बोलने से भूकंप तो नहीं आया, परंतु अ, उनकी ही अवश्य निराशा झलकी है। इसी तरह से जो अभी एक नारा चला, वोट चोरी, वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। बिहार के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बूथ कैप्चर कौन करता था, किस तरह से दादागिरी करके वोटिंग कौन कराता था, यह किसी से छुपा नहीं है। अभी जो इन्होंने बताया उसमें भी उन्हीं की सरकार, बेंगलोर में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वह सरकार उसमें पूरी तरह से घिर गई है कि उसने उन्होंने जो उदाहरण दिए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग में राज्य शासन के कर्मचारी काम करते हैं और कर्नाटक में उनकी सरकार है, उनकी सरकार में यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए उन्हीं की सरकार दोषी है। और इन्हीं गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बीड़ा उठाया है और एसआईआर शुरू किया है, जिसका पब्लिक मतदाताओं का भारी समर्थन लोगों को, इलेक्शन कमीशन को मिल रहा है। और जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं वो बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, तो वो खुश हैं। और उसके उनके खुश होने के कारण ही यह एक मुद्दा जो लेके चले थे वो फ्लॉप हो गया। एटम बम फुस हो गया। उसने कुछ करता हुआ ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। तो झुंझलाहट इतनी अधिक बढ़ गई कि जो उनके मंच से लोग प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की माँ को, स्वर्गीय माँ को गाली देने लगे, अपशब्द। इस तरह की गाली तो दुश्मन भी नहीं देता है, जिस तरह की गाली उनके मंच से, राजद और कांग्रेस के मंच से लोग दे रहे हैं। और भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही हैं। कुछ तो माइक के माध्यम से सुनी गई हैं, बाकी मगर जो उनके लोग दे रहे हैं वो अकल्पनीय है और वो आप नहीं सुन सकते। वहाँ का मतदाता का कहना साफ है माताओं बहनों को कि जब ये मोदी को इस तरह से गाली दे सकते हैं तो हमारा क्या अस्तित्व ही हम अपना नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मित्रों, किसी भी तरह की अफवाह में और उसमें हमें आने की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप के दबाव में भी हम नहीं आएंगे। हम अपने देश को एक सक्षम और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम शीघ्र ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और ट्रंप का तो वही है, दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त ने वो दुश्मन ना करे वो काम दोस्त ने किया है। इस तरह की बातें न्यूयॉर्क टाइम्स में आजकल छप रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग देखें। और आज
आपकी आवश्यकता देश को है, जो स्व का इस्तेमाल करें, स्व की भावना को जागृत करें, स्वदेशी सामग्री खरीदें, स्वदेश में बनने वाला सामान खरीदें और हमारे जो श्रमजीवी लोग हैं उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करें। ये ना भूलें कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है और विश्व को परम वैभव की ओर ले जाना है। हम अपने देश को पुनः परम वैभव में स्थापित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप समर्पित भाव से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ट्रंप जो है खलनायक की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और टैरिफ की दादागिरी के रूप में वो सबके समक्ष आए हुए हैं। टैरिफ भी एक युद्ध है, इससे लोगों की जीविका पे सीधा असर पड़ता है और जो वो अपना काम करते हैं वो एकदम से टैरिफ के कारण यदि व्यापार बंद होता है तो काफ़ी मजदूर और जो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये कहीं युद्ध से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। उसको अपने व्यापार को पुनर्स्थापित करने में समय लगता है और यदि इसमें भारत को भी कुछ समय मिला होता तो हम दूसरे देशों को तलाश लेते, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। जो लॉस हो रहा है उस व्यापार को, विशेषकर कपड़ा उद्योग से प्रभावित हुए हैं, हीरा उद्योग, हीरा जेम्स, ये उद्योग प्रभावित हो रहे हैं जिसमें काफ़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ से प्रभावित हैं। तो यह भी एक आतंक का पर्याय है और टैरिफ का आतंक पूरे विश्व में इस समय लहलहा रहा है। सभी तरफ आतंक ही आतंक है टैरिफ का, चाहे वो चीन हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे छोटे से देश, छोटे छोटे देश हों, सभी के ऊपर दबाव बनाकर अपनी दादागिरी से यूरोपियन देशों का भी ऊपर अपनी शर्तों को थोपा जा रहा है। तो मित्रों, भारत इसमें कहीं पीछे हटने वाला नहीं है और भारत हमेशा से विकासशील रहा है। ट्रंप की कई समस्याएं हैं और 10 अक्टूबर तक, जब तक कि ये शांति का उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाता, तब तक ये टैरिफ वार शांत होने वाला नहीं है और उसके बाद काफ़ी स्थितियों में सुधार की संभावनाएं हैं। परंतु यदि नरेंद्र मोदी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला तो स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। मित्रों, पहले दुनिया जो है बाइपोलर हुआ करती थी। एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ अमेरिका था, मगर 1990 के बाद सोवियत रूस में बिखराव आया और दुनिया जो है यूनिपोलर हो गई। अमेरिका की दादागिरी चलती रही और 5-10 साल तक अमेरिका, 10 साल 90 से लेके 10 साल, पूरे 10-15 साल अमेरिका की दादागिरी चली और अमेरिका ने जो चाहा, जो बोला वह हुआ। परंतु अब स्थितियां बदल रही हैं। भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है और दुनिया भी मल्टीपोलर हो गई है। मल्टीपोलर होने की वजह से कई देश जो है, कई जैसे चीन की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ हो गई है। पुतिन ने भी रूस में बहुत अच्छे काम किए हैं और रूस की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। तो अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में रूस की है। युद्ध होने के बाद भी, इतनी विभीषिका झेलने के बाद भी वो बहुत अच्छी स्थिति में है। ब्राज़ील, भारत, जापान, हम जापान जो है अमेरिका का अपना दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन मानता है जापान को। उसकी भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत, आपको पता है कि उसने परमाणु बम नागासाकी पर गिराया था, उसके बाद जापान की क्या स्थिति हुई थी ये आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध में। परंतु जापान एक ने बड़ी कड़ी मेहनत करके और अपने देश को प्रगतिशील देशों की लाइन में रखा हुआ है और G7 की तुलना में जो SCO है,
संघाई सम्मेलन में जो एससीओ की बैठक हुई थी, वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। तो आपको एक डायलॉग था शोले का, आपने सुना, और गब्बर कितने आदमी थे, बोले दो, रूस और चीन। और तुम कितने लोग थे रे, बोले तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए, फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या सोचा था, गब्बर शाबाशी देगा, गब्बर शाबाशी देगा, नहीं ले, तू अब गोली खा। तो कुछ इस तरह की स्थितियां शोले फिल्म की तरह हैं कि या तो आप उसकी बात सुनो, अन्यथा टैरिफ तो आपको झेलना होगा। भारत से इस समय अमेरिका बहुत डरा हुआ है। भारत का अमेरिका में बहुत अधिक समर्थन वहाँ पे मिल रहा है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन डीसी हो, कैलिफोर्निया हो, पचासों राज्य जो हैं उसके, सभी जगह वो भारत को बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है।